हेलो बच्चों, देखिए लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था गति के समीकरणों को। और गति के समीकरणों का हमने डेरिवेशन किया था, लेकिन वो डेरिवेशन ग्राफीय विधि पर आधारित था। मतलब हमने ग्राफीय विधि द्वारा गति के समीकरणों का डेरिवेशन किया था, गति के समीकरणों को प्राप्त किया था। क्लियर है? अब बात आती है कि कल मैंने आपको क्लास में बताया था कि भाई गति के समीकरणों को हम जो है कलन विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम गति के समीकरणों को कलन विधि द्वारा सॉल्व करना सीखेंगे। तो हटा देते हैं। हाँ बच्चों, तो आज का अपना टॉपिक हो गया कलन विधि द्वारा गति के समीकरणों का व्युत्पन्न। कलन विधि द्वारा गति के समीकरणों का व्युत्पन्न। देखिए बच्चों, ये दो तरीके हैं। एक तो कलन विधि का मतलब अवकलन और समाकलन पर आधारित, और दूसरा था ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि को हमने पहले डिस्कस कर लिया है और अभी हम पढ़ रहे हैं गति के समीकरणों को कलन विधि द्वारा। तो सबसे पहले ये डेरिवेशन एक साथ ही करेंगे, मतलब पहले समीकरण का, दूसरे समीकरण का, तीसरे समीकरण का डेरिवेशन हम एक साथ कंप्लीट कर रहे हैं। तो देखिए, किसी गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यहां से अपन शुरू करेंगे। किसी गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और आपको त्वरण का ये फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा रखा है, dv/dt। अवकलन वाला फॉर्मूला है, मतलब तात्क्षणिक का है ना। ये dx/dt, dv/dt, ये सारे जो है वो तात्क्षणिक में शामिल होते हैं। अब एक काम करते हैं कि इसको अपन इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये अपने पास a dt बना और इधर बना अपने पास dv। ठीक है, रीअरेंज करके इस तरह से लिख लो बच्चों, और a dt दोनों तरफ समाकलन करने पर, या फिर पहले इसकी लिमिट को अपन मान लेते हैं। देखो, माना कि t बराबर 0 समय पर, t बराबर 0 समय का मतलब प्रारंभ में 0 समय पर वस्तु का वेग, यानी जो प्रारंभिक वेग है, वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, जो कि t समय बाद v हो जाता है। ये हमने मान लिया। ठीक है, प्रारंभ में उसका वेग कितना है, u है, और अंतिम वेग कितना हो जाएगा, v हो जाएगा। अब अपन एक काम करते हैं, इस समीकरण का, ये जो समीकरण नंबर 1 है, इसका जो है समाकलन कर देते हैं। इक्वेशन 1 का समाकलन करने पर, तो समाकलन करने पर बच्चों अपने को ये इस तरह से मिलेगा कि अपने को इस साइड dv का समाकलन करना है और इस साइड a dt का समाकलन करना है। अब इसकी लिमिट लगानी है, तो ध्यान से देखना लिमिट कैसे लगती है।
इधर वाला समाकलन t के रेस्पेक्ट में हो रहा है और इधर वाला समाकलन वेग के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो जिसके रेस्पेक्ट में समाकलन होता है उसी की प्रारंभिक और अंतिम लिमिट लगती है। तो हम कह देंगे कि समय की प्रारंभिक लिमिट कितनी है, 0, और अंतिम समय किसकी बात की हमने, t समय की बात की है। तो जिस समय इसका ये जो प्रारंभिक वेग 0 है उस समय सॉरी प्रारंभिक समय 0 है उस समय वेग कितना है, u, और जिस समय समय t है उस समय इसका वेग कितना है, v। तो दोनों साइड की लिमिट समझ में आई। तो देखो इसको दोबारा लिख देते हैं। मैं ये कह देता हूँ कि समय की जो प्रारंभिक लिमिट है, इनिशियल लिमिट है, वो 0 है और लास्ट लिमिट कितनी है, t। जिस समय 0 समय उस समय वेग u है और यहाँ पर t पर वेग v है। क्लियर है बच्चों? चलिए अब देखिए अगले स्टेप में चलते हैं। एक बार इसको ऐसा ही छोड़ दो, ये dv का समाकलन करना है u से v तक, और यहाँ पे देखिए मैंने आपको जो समाकलन पढ़ाए थे तो ये क्लियर बताया था कि जो चीज कांस्टेंट होती है वह समाकलन और अवकलन के बाहर आ जाती है। तो यहाँ पर त्वरण कांस्टेंट कैसे पता लगा, गति के समीकरणों के शुरुआत में मैंने आपको ये क्लियर बताया था कि गति के समीकरण केवल और केवल ऐसी स्थिति में ही लगते हैं जिसमें त्वरण का मान नियत हो, यानी समत्वरित गति के लिए ही लगते हैं। यदि त्वरण समान नहीं होगा उसको सोल्व करने का अलग तरीका है, वहां गति के समीकरण नहीं लगेंगे। लेकिन यहां पर अपन बात कर लेते हैं कि भाई हम गति के समीकरण को सोल्व कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में लगेंगे जहां त्वरण जो है वो नियत हो, और यदि त्वरण नियत है, कांस्टेंट है, तो वो समाकलन के बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा dt 0 से t तक। अब एक सूत्र है बच्चों, आपको याद हो तो मैं साइड में लिख देता हूं इसको। इंटीग्रेशन ऑफ dx का समाकलन होता है x। यदि ऐसा है तो अपने वाले डेरिवेशन में dv का समाकलन हो जाएगा v, जिसकी लोअर लिमिट है u और अपर लिमिट है v। इसी तरीके से ये इसके बाहर है a, और dt का समाकलन हो जाएगा t, जिसकी लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट है t। अब लोअर लिमिट और अपर लिमिट पुट कैसे करते हैं, यहाँ पे जो आंसर आया पहले इसकी जगह v पुट करो और फिर इसकी जगह u पुट करो माइनस लगा के, ऐसा करते हैं ना। तो पहले तो देखो v की जगह हमने v पुट किया, तो v की जगह v पुट करने पर v आया। यहाँ कुछ और भी हो सकता था, v पुट करने का मतलब है देखो यहाँ पर मान नहीं ले रहे, यदि यहाँ मान होते तो ये उसकी कुछ वैल्यू होती तो मैं कह देता v की जगह 10 रख दो, फिर माइनस लगा के v की जगह 2 रख दो, है ना। लेकिन यहाँ पे सिंबल काम में ले रहे, इसलिए आप ये कंफ्यूज मत होना कि सर v की जगह v रख दिया। भाई v आंसर में आया था, उसकी जगह अपने को अपर लिमिट लगनी है, वो अपर लिमिट हमने v लिख दी, फिर माइनस लगाया और इसके जगह अपन ने लोअर लिमिट रख दी, तो ये u आ गया। सामने वाले में a है, t की जगह पहले अपर लिमिट पुट करो तो वो आएगी t, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0। तो ये इस तरह से समीकरण बन रहा है v माइनस u बराबर 80, और ये फाइनल समीकरण हो गया v बराबर u प्लस 80। इसको पहला समीकरण हम कहेंगे। समीकरण अपने डेरिवेशन के हिसाब से हम 2 नाम दे देते क्योंकि एक को तो हमने पहले ही दे रखा है ना। तो इस तरीके से हमने पहला समीकरण सॉल्व कर लिया। क्लियर है बच्चों? चलिए अब दूसरे समीकरण की बात करते हैं। द्वितीय समीकरण, ये प्रथम समीकरण हो गया है ना। द्वितीय समीकरण में देखो जिस तरीके से पहला समीकरण हमने वेग को लेके सोल्व किया, उसी तरीके से दूसरा पहला समीकरण त्वरण की परिभाषा से सोल्व किया है, उसी तरीके से अपन दूसरा समीकरण वेग की परिभाषा से सोल्व करेंगे। देखिए कैसे। गतिशील वस्तु के विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। और विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या होती है भैया, v बराबर dx अपॉन dt, इसी को तो वेग कहते हैं। तो ये समीकरण हमने लगा दिया। अब इसी से अपने को दूसरा समीकरण सोल्व करना बहुत आसान है, बहुत इजी है, एकदम कॉमन वे में निकल जाएगा। देखिए इसको अपन ने लिख दिया v dt बराबर dx, थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दूं तो ये v dt बन जाएगा ना। और v का हम समीकरण 1 से मान पुट कर देते हैं, इक्वेशन 2 से
v का मान रखने पर तो समीकरण 2 से v का मान हो जाएगा v बराबर u प्लस ए टी। तो मैंने v की जगह u प्लस ए टी पुट कर दिया, साथ में dt मल्टीप्लाई में है ही, कोई दिक्कत। चलिए अब मैंने क्या किया, इसमें दोनों तरफ समाकलन कर दिया, या फिर आपकी आपके इजी वे के लिए मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, u डी टी प्लस ए टी डी टी। अब आप समाकलन कर दो, इस समीकरण को 3 नाम दे देते हैं। समीकरण 3 का समाकलन करने पर उचित सीमाओं के साथ, मतलब जिस जिस चीज का समाकलन हो रहा है उसकी लिमिट भी रखेंगे। उचित सीमाओं के साथ समाकलन करने पर क्या है भैया, ये देखो, इस साइड तो समाकलन हो गया dx का, इस साइड समाकलन हो गया u dt का, और साथ में समाकलन हो गया ए टी डी टी का। लिमिट रखो, यहां देखो किसकी लिमिट है, विस्थापन की लिमिट है। तो प्रारंभ में जब चला होगा तो उसका 0 विस्थापन रहा होगा, और बाद में जाके उसका विस्थापन फाइनल x हो जाएगा। समय 0 और t, और यहाँ भी समय का लिखना है तो 0 और t। देख लो dx dt dv dy जो भी है, जहाँ dt है इसका मतलब समय की लिमिट रखनी है, dx का मतलब x की लिमिट रखनी है, dv का मतलब v की लिमिट रखनी है। अब चलते हैं, एक बार इसको ऐसा ही छोड़ दो, ये dx है 0 से x। अब सामने वाले में देखो, इस वाले में u है, u तो प्रारंभिक वेग है। अरे जब शुरुआत वाला वेग है वो तो उतना ही रहेगा, वो तो पुरानी बात हो गई। शुरुआत में जितना वेग लेके चला था वो थोड़ी बदल रहा है, उसके बाद में वेग बदलता जाएगा। तो प्रारंभिक वेग तो कांस्टेंट ही रहा ना, प्रारंभिक वेग थोड़ी बदल रहा है। तो प्रारंभिक वेग यदि नहीं बदल रहा है तो वो इस समाकलन की सीमा के बाहर आ जाएगा, और अंदर बचेगा सिर्फ dt 0 से t तक। और इसी तरीके से a कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, और ये t dt 0 से t तक। अब यहां मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा साइड में करके दिखा देता हूं बच्चों, x की पावर 1 dx, इसका समाकलन करना, तो इसका समाकलन होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहां देखिए x की पावर 1 है तो x की पावर 1+1 और इस बट्टा 1+1, तो कितना बना ये x² बट्टा 2। जिस तरह से x dx का समाकलन x² बट्टे 2 होगा, उसी तरह से t dt का समाकलन t² बट्टे 2 होगा। अब मैं इनके समाकलनों को सोल्व करके लिख देता हूँ, ठीक है बच्चों। तो देखिए, सबसे पहले x को dx को सोल्व किया तो x आया जिसकी लिमिट है 0 से x, फिर u है, dt को सोल्व किया तो t आया जिसकी लिमिट है 0 से t, फिर a को सोल्व किया, ये t dt को सोल्व किया तो t² बट्टे 2 आएगा 0 से t। लिमिट पुट करते जाते हैं, तो लिमिट हमने पुट की तो क्या बनेगा, ये पहले आप इसकी जगह अपर लिमिट रखेंगे, तो अपर लिमिट रखने पर क्या है आपके पास, अपर लिमिट अपने पास x है, तो ये बना x माइनस लोअर लिमिट 0, फिर सामने है u, t अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस a, पहले इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे तो t² बट्टे 2 आएगा, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या बचा, यहाँ पे आपके पास बचा x, यहाँ पर आपके पास बचा ut, और यहाँ पे आपके पास बचा at²। तो ये दूसरा समीकरण है गति का जो हमने कलन विधि से सॉल्व कर लिया। ये हमारे पास समीकरण सॉरी बच्चों, ये हमारे पास हो गया समीकरण नंबर 4, ठीक है भैया। अब देखिए तीसरे समीकरण पर हम आगे बढ़ते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, और उसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि, और अभी याद रखने के लिए कह रहा हूँ, बाकी प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो आपको वो चीज जो है वो नॉर्मल लगने लग जाएगी, लेकिन हाल फिलहाल के लिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इसको याद रखिए। तो वापिस चलते हैं त्वरण की परिभाषा से।
क्या है त्वरण की परिभाषा? A बराबर dv बटा dt त्वरण की परिभाषा है, यही है ना, त्वरण की परिभाषा है। अब एक काम करो, दोनों साइड v से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो? दोनों साइड v से मल्टीप्लाई कर दो। इससे क्या होगा अभी देखो, दोनों साइड हमने v से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत? क्लियर है? चलिए अब एक काम करते हैं अपन, इस साइड का जो पहले साइड का जो वेग है, ये देखो ये वाला, इस वेग की परिभाषा से मैं dx अपॉन dt लिख देता हूं और उधर वाले में कोई चेंज करता नहीं। यदि ऐसा हुआ तो दोनों साइड का dt पार्ट एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास ये बचेगा a dx और v dv। दोनों साइड उचित सीमा में समाकलन कर दो। दोनों साइड समाकलन करने पर, तो दोनों साइड समाकलन किया तो ये क्या बना बच्चों, ये इस साइड तो a dx बचा और इस साइड बचा v dv, है ना। अरे भैया अब देखो, इनकी लगानी है लिमिट। लिमिट लगाने के लिए मैंने आपसे कहा था कि देखो ये जो समाकलन है वो किसके सापेक्ष किया जा रहा है, dt है कि dx है कि dv है कि d तुम हो कि d मैं हूं, जो भी है। तो मैंने देखा कि पहली साइड यानी इस साइड में जो समाकलन हो रहा है वो x के रेस्पेक्ट में यानी विस्थापन के रेस्पेक्ट में हो रहा है। विस्थापन का प्रारंभिक मान है 0, जहां से शुरू कर रहा है उस समय तो 0 ही होगा विस्थापन, और लास्ट इसका विस्थापन बन जा रहा है x। ठीक है बच्चों, और दूसरी साइड हम गए तो वहां वेग के सापेक्ष हो रहा है, तो वेग का प्रारंभिक मान है u और अंतिम मान है v, तो मैंने उसकी लिमिट लगा दी। अब चलो आगे बढ़ते हैं। a तो कांस्टेंट है 0 से x dx, लेकिन वेग कांस्टेंट नहीं है, इसलिए इसको बाहर नहीं निकाल सकते। u से v, यहाँ v dv, अभी मैंने आपको बताया था x dx का आंसर आता है x स्क्वायर बट्टे 2, तो v dv का आंसर आएगा v स्क्वायर बट्टे 2, है ना। तो यदि ऐसा है तो इसका समाकलन करने पर अपने को क्या मिलेगा, अपने को मिल रहा है यहाँ पे dx का समाकलन हो जाएगा x, जो कि 0 से x तक की लिमिट है, और इस साइड v dv का समाकलन हो जाएगा v स्क्वायर बट्टे 2, जिसकी लिमिट है 0 से u। पहले आप अपर लिमिट पुट करोगे तो x की जगह अपर लिमिट पुट की, अपर लिमिट यानी उच्चतम सीमा अपने पास x है तो हमने x की जगह x रख दिया, फिर माइनस लगाया और x की जगह 0 रख दिया। इस साइड आए तो पहले अपर लिमिट रखेंगे तो v की जगह v रखा तो v स्क्वायर बट्टे 2, फिर v की जगह u रखा तो u स्क्वायर बट्टे 2। अब आपके पास ये समीकरण ऐसे हो जाएगा, ax बराबर v स्क्वायर बट्टे 2 माइनस का u स्क्वायर बट्टे 2। पूरे समीकरण को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो इस साइड आ जाएगा 2ax, इस साइड आ जाएगा v स्क्वायर और माइनस का u स्क्वायर। तो फाइनल समीकरण क्या बना बच्चों, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2ax, ये हमारा समीकरण नंबर 5 है, शायद 4 तक दिया हुआ आपने, तो समीकरण नंबर 5 इसको अपन नाम दे देते हैं। तो ये हमारा गति का तीसरा समीकरण हो गया। तो देखिए बच्चों, जो गति के समीकरण हमने ग्राफीय विधि से सोल्व किए हैं वही गति के समीकरण हमने कलन विधि से सोल्व किए।
तो गति के समीकरणों का व्युत्पन्न करने का जो तरीका है वो दो विधियों से होता है, दोनों ही हमने सेपरेट सेपरेट पढ़ ली। एक बात जो नोट करने की है, गांठ बांध लो, गति के समीकरण केवल और केवल तभी लागू होंगे जब त्वरण का मान नियत रहेगा। ये बहुत ही बेसिक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। 11th क्लास के लेवल तक जो है वो आपको ज्यादा इसमें नहीं घुमाएंगे, लेकिन आगे जो है वो इसमें आपको कंपटीशन लेवल पर इस चीज को इसका जो कॉन्सेप्ट है इतने शानदार तरीके से यूज किया जाता है। तो चलिए अब ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया बच्चों। अब अपने को आगे का टॉपिक पढ़ना है, लेकिन यदि अपन नया कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो अपनी क्लास आज की बहुत लंबी हो जाएगी। तो अपन एक काम करते हैं, थोड़ा सा जो टाइम बचा उसमें एक आध क्वेश्चन उठाते हैं, है ना, और क्वेश्चन उठाकर उसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए तो गति के समीकरणों से एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, आपकी टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं लिखता हूं, फिर अपन उसको सोल्व करते हैं। एक कार विराम से चलकर, मैं आपकी किताब का ही ये क्वेश्चन उठा रहा हूं, 12 सेकेंड में 30 मीटर प्रति सेकेंड का वेग प्राप्त कर लेती है। तो आपको क्या निकालना है, फाइंड, पहला पार्ट है कार का त्वरण, दूसरा है तय की गई दूरी, और तीसरी चीज जो आपको इस क्वेश्चन में पूछी है 7 सेकेंड पश्चात वेग। तो बच्चों ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये देखो कि जो डाटा अपने को दिए हुए उससे क्या क्या चीज अपने को पता लग रही है, पहले तो वो सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन में ये पता लग रहा है कि उसका प्रारंभिक वेग 0 है। क्यों? क्योंकि वो विराम से चल रही है, शुरुआत में विराम अवस्था में थी, प्रारंभिक वेग 0 हो गया। t बराबर 12 सेकेंड दे रखा है और 12 सेकेंड में उसका जो अंतिम वेग है वो 30 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। तो सबसे पहले पहला ऑप्शन निकालते हैं, त्वरण। त्वरण होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। भाई साहब, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी क्यों लगाया मैंने? क्योंकि इसने मुझे अंतराल में त्वरण पूछा है, 12 सेकेंड के अंतराल में त्वरण पूछा है। फिक्स 12वें सेकेंड पर, 7वें सेकेंड पर, 9वें सेकेंड पर, फिक्स 9 बजे, फिक्स 10 बजे नहीं पूछा। यदि ऐसा पूछता तो मुझे तात्क्षणिक त्वरण निकालना पड़ता, लेकिन इसने ऐसी कोई जानकारी क्वेश्चन में नहीं दे रखी है तात्क्षणिक त्वरण से संबंधित। इसने एक अंतराल दे रखा है, उस अंतराल में त्वरण निकालना है, तो मैंने डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी निकाला, क्योंकि ये औसत त्वरण है। डेल्टा वी का मतलब है वेग का अंतिम मान माइनस प्रारंभिक मान, और डेल्टा टी का मतलब है समय का अंतिम मान माइनस समय का प्रारंभिक मान। तो ए बराबर वेग का अंतिम मान कितना है 30 मीटर प्रति सेकेंड, प्रारंभिक मान कितना है 0, समय कितना लगा 12, प्रारंभिक में समय 0 होता ही है, तो ये कितना आया 30/12 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसको मैं 6 से काट दूं तो ये 5/2, और 5/2 का मतलब होता है भैया 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये इसका त्वरण है।
दूसरा क्वेश्चन देखो, इसी का दूसरा पार्ट, तय की गई दूरी। तो तय की गई दूरी के लिए त्वरण का मान, एक चीज देखो, अब मुझे त्वरण का मान मिल गया। त्वरण का मान देखते ही मुझे पता लग गया कि त्वरण का मान तो निश्चित है, 2.5 आ रहा है, हमेशा ही 2.5 ही आएगा, मतलब मैं गति के समीकरण लगा सकता हूँ। और गति के समीकरण लगाए तो गति का समीकरण क्या हो जाता है, x बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दूरी निकल जाएगी। अच्छा, अब एक आपके, मैं यहाँ हो सकता है आपके दिमाग में कंफ्यूजन आया नहीं हो, मैं बता देता हूँ। मैं जब इस इक्वेशन को पढ़ा रहा था तब मैंने आपको कहा था कि x विस्थापन है, और यहाँ मैं कह रहा हूँ दूरी। विस्थापन तभी होगा ना जब वो सदिश रूप में लिया जाएगा, और यदि सदिश रूप में नहीं लिया गया है तो वो दूरी होगा। तो यहाँ पे इसने सदिश की कोई बात नहीं की है, तो ये x जो है वो दूरी की तरह कंसीडर किया जा सकता है। तो समीकरण नंबर 2 लगाया हमने, x बराबर u का मान 0, समय का मान 12 प्लस 1/2, a का मान 2.5 और समय का मान 12 का स्क्वायर। तो बच्चों x बराबर ये तो 0 बना, ये 1/2, ये गुणा 2.5 और 12 का स्क्वायर वैसे तो 144 होता है ना, 144, लेकिन मैं 12 गुणा 12 ही लिख लेता हूँ। यहाँ 6 आया, 2.5 को मैं 6 से गुणा कर दूं, 2.5 को 6 से गुणा कर दूं तो कितना बनता है ये, 15। तो x का मान आ जाएगा 180 मीटर, 12 को और 15 को गुणा करेंगे तो 180 मीटर आ जाएगा। और तीसरा पूछा है 7 सेकंड पश्चात इसका वेग, तीसरा पार्ट। तो 7 सेकंड पश्चात वेग के निकालने के लिए मैं प्रथम समीकरण लगाता हूं, v बराबर u प्लस ए टी। u का मान 0 है, a का मान 2.5 है, t का मान 7 सेकंड बाद पूछा तो 7 काम में लूंगा, तो इसको 2.5 को मैं 7 से गुणा करूं तो ये आ जाएगा 17.5 मीटर प्रति सेकंड। तो ये जो क्वेश्चन इसने अपने को दिया था, इसके हमने तीनों पार्ट सोल्व कर लिए। पहले इसने त्वरण निकलवाया, कौन सा, औसत वाला। फिर इसने अपने से दूरी निकलवाई, तो हमने द्वितीय समीकरण, गति का दूसरा समीकरण लगा दिया। और फिर इसने हमसे वेग निकलवाया 7 सेकंड बाद, तो हमने गति का पहला समीकरण लगा दिया और 7 सेकंड पश्चात वेग को हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है बच्चों, हालांकि आपकी किताब में और भी बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं जिनको भी अपन चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद जो है वो करेंगे, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसके क्वेश्चन जो है वो थोड़े आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन को हम यहाँ करेंगे 1 बाय 1। क्लियर है? चलिए फिलहाल आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं हम अगली क्लास में।